हेलो दोस्तों। हमने जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक की सीरीज़ थी उसमें पहला जो वीडियो बनाया था उसमें यूनिट 1 से 5 तक हमने कवर किया था। ये वाला जो वीडियो है इसमें हम यूनिट 6 से 10 कवर करेंगे और बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। पहली यूनिट हमारी भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। काफ़ी टफ प्रश्न इससे आए थे पिछले वर्ष, और टफ क्वेश्चंस जब आते हैं तो बच्चों को लगता है कि हमारे लिए एक रिसोर्सेज काफ़ी नहीं है इस यूनिट का, हमको मल्टीपल रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, अगर टफ़ है क्वेश्चन तो सबके लिए टफ़ है, ठीक है। तो बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा, और अगर बना लेंगे तो मैक्सिमम लोग बना लेंगे जो अगर सीरियस है पढ़ाई में। तो इतना लोड आप मत लीजिए अगर टफ़ क्वेश्चन आते हैं उनका। रिसोर्स आपको यही रखना है, निर्माण आईएएस की बुक ही रखना है आपको रिसोर्स, लेकिन साथ में आपको इकोनॉमिक सर्वे भी देखना है। इकोनॉमिक सर्वे मध्य प्रदेश का भी और भारत का भी, किस टॉपिक में किस प्रकार से देखना है हम उसकी चर्चा लेटर ऑन वीडियो में यहाँ पर करेंगे। पहला टॉपिक हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति की बात है। देखो इसमें क्या है कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे से हमको ये टॉपिक पढ़ना है, और इसमें क्या है मध्य प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से योगदान देता है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, जैसे भारत का जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें मध्य प्रदेश का क्या योगदान है, प्रतिशत की अगर दृष्टि देखें, जीडीपी वगैरह का अगर आंकड़े देखें तो कृषि में किस फसल में मध्य प्रदेश में क्या योगदान है भारत में, और जो भी मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था संबंधित सेक्टर्स है, विभिन्न सेक्टर्स जो हैं उनमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है वर्तमान में, क्या किस प्रकार से प्रगति हो रही है, किस प्रकार से जो हमारा जीएसडीपी काम कर रहा है, किस प्रकार से जो उसमें वृद्धि हो रही है, स्थिर भाव पे, प्रचलित भाव पे, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता है होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय हमारी पता होना चाहिए आपको। प्रति व्यक्ति आय एमपीपीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल, इनके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। और इसमें कल्याणकारी योजना जो है इन सभी क्षेत्रों से संबंधित वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल संबंधित जो योजनाएं हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार भी जो क्वेश्चन आया था शिक्षा से, समग्र शिक्षा अभियान से, वो कल्याणकारी योजनाओं वाले टॉपिक से ही आया था। इस तीनों सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल संबंधी जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उन संस्थान के मुख्यालय कहाँ हैं और उनकी स्थापना कब हुई थी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टॉपिक में सतत विकास लक्ष्यों मध्य प्रदेश की प्रगति। देखो जो एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो एसडीजी आपको जो 17 एसडीजी उनके बेसिक्स आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एसडीजी किस लिए है। जैसे एसडीजी 1, 2, 3, 4, 5, 10 तक एसडीजी तो आपको पता ही होने चाहिए कि एसडीजी कौन सा एसडीजी किस लिए है। पहला तो टॉपिक इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि जो नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स जारी करता है उसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति। जैसे एसडीजी 1 है तो एसडीजी 1 में मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए नीति आयोग के इंडेक्स में। तो जो प्रगति है वो भी आपको पता होना चाहिए, एसडीजी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सभी एसडीजी के बारे में बेसिक डिटेल, और एसडीजी से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मध्य प्रदेश में कृषि, उद्योग, एमएसएमई, अधोसंरचना का विकास, इस वाले टॉपिक को आप फर्स्ट वाले टॉपिक से ही आप देख लेना इसको। कृषि, एमएसएमई इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमएसएमई की इकाइयाँ कितनी है मध्य प्रदेश में, और एमएसएमई जो है उसके लिए कौन सा मंत्रालय काम करता है, किस प्रकार से उसकी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। अधोसंरचना में आपको सड़क, रेल और उसके अतिरिक्त जो वायु संबंधी सेवाएं हैं इन सब सेवाओं के बारे में और इनकी जो प्रगति है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में इनका जो योगदान है वो सब आपको पता होना चाहिए। कौन सी योजना इस संदर्भ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 से 2 क्वेश्चन इसको देखने को मिलेगा। ये मेज द कॉलम में भी आ सकता है कि एक तरफ आपको 4 जो है जिले दे देंगे और 4 उससे संबंधित ओडीओपी दे देंगे, और या फिर डायरेक्ट एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि जिले का ओडीओपी कौन सा है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश कब रोड में भी इसका जारी किया गया था, क्या है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, भारत का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान था उसके संदर्भ में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति। बेसिक डिटेल आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा इसको डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है भी नहीं। मध्य प्रदेश में आईपीआर जो है बौद्धिक संपदा अधिकार, उसकी प्रगति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीआई टैग। सबसे पहले जीआई टैग कब मिला था मध्य प्रदेश को, वर्तमान में करंट अफेयर्स की दृष्टि से जीआई टैग कब मिले हैं, कब मिले हैं, किस जिले के हैं, क्या है जीआई टैग, और अब तक जितने भी जीआई टैग मिले हैं वो सब। इसमें मैच द कॉलम भी आ सकता है, सिंगल प्रश्न भी आ सकता है। दूसरी बात, आईपीआर क्या होता है। जीआई टैग से रिलेटेड एक 1999 में आया था, ये पता होना चाहिए आपको। आईपीआर में कौन कौन सी चीज़ें आती है, बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की उसमें क्या प्रगति है ये भी आपको पता होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां मैं आपको बता चुका हूँ। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्या योगदान है मध्य प्रदेश का, कौन कौन से सेक्टर्स इसमें आते हैं। इसमें आपको पर्यटन भी देखना है क्योंकि सेवा क्षेत्र में आपको पर्यटन आता है। औद्योगिक वृद्धि दर कितनी है मध्य प्रदेश की, उद्योग में जो है विभिन्न संस्थाएं किस प्रकार से काम करती है, कृषि में किस उपज में कौन सा योगदान है मध्य प्रदेश का, उद्योग में आपको मैं बताऊं तो विनिर्माण क्षेत्र में कौन सी इकाइयां काम करती है ना,
जो विभिन्न क्षेत्र हैं औद्योगिक क्षेत्र के, उनमें भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो विभिन्न संस्थाओं के बारे में प्रश्न डेफिनेटली इस टॉपिक से बनेगा ही बनेगा, जिसमें रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक, सेबी और एनबीएफसी आती है, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। इनकी स्थापना के वर्ष, मुख्यालय और कार्य क्या है, इनके बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से। सेबी, एनबीएफसी, बीएसई, एनएसई, इनके बारे में। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड रेपो, रिवर्स रेपो, सीआरआर, एसएलआर, बीआर यानी बैंक रेट, एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी आदि दरें पता होनी चाहिए। इनकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए और इनकी क्या दर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनके प्रमुख कौन है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके मुख्यालय कहाँ है, ये क्या किस प्रकार से काम करते हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। भारत की विदेश व्यापार की नीति में अगर मैं बात करूं तो भारत किन चीज़ों का आयात करता है, किन चीज़ों का निर्यात करता है, भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। ठीक है, और भारत में जो है जो निर्यात करते हैं उसमें निर्यात का क्रम क्या है, जैसे पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर क्या चीज़ें आती हैं जिनका हम निर्यात करते हैं और क्या चीज़ें आती हैं जिनका आयात करते हैं। भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट किस प्रकार का है, भारत आयात ज़्यादा करता है, निर्यात ज़्यादा करता है, घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या होता है, चालू घाटा क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। करंट अकाउंट डेफिसिट। यूनिट 7 की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की बात करते हैं यहाँ पर यूनिट 7 में। इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा जो है मेंटरशिप का ग्रुप चल रहा है, जिसमें 500 रुपये फीस मैंने रखी हुई है और काफ़ी बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं। 70 के लगभग बच्चे इसमें एनरोल हो चुके हैं, 70 से ज़्यादा ही हो चुके हैं। 30 सीटें और बाकी, केवल 100 बच्चों को ही मैं इसमें लूँगा मेंटरशिप ग्रुप में। 500 रुपये फीस है और सब आपको पीडीएफ वहाँ पर इसकी मिल जाएगी। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे की पीडीएफ भी मैं वहाँ पर दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सब मिल जाएंगे वहाँ। बहुत सारी चीज़ें मेंटरशिप में दे रखी है मैंने, और वो आप इसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, मैसेज कर देना, तो हमारी टीम जो है आपको संपर्क कर लेगी। विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान यानी विज्ञान की कौन सी ब्रांच किस लिए काम करती है। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान की अगर बात करें तो इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। इनसे रिलेटेड बातें क्या है आपको याद होने चाहिए कि एक तो इनकी फुल फॉर्म क्या है, दूसरी चीज़ इनकी स्थापना कब हुई थी, तीसरी इनका मुख्यालय कहाँ है, चौथा इनका जो है प्रमुख कौन है, पांचवें इनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सा नया उपकरण इन्होंने लॉन्च कर दिया, कौन सी जो है दवाई इन्होंने लॉन्च कर दी, ये सब चीज़ें बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। इनकी उपलब्धियाँ जो है वो, एक अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में जो भारत की उपलब्धियाँ, जैसे वर्तमान में अगर हम देखें तो भारत अंतरिक्ष में नई जो बुलंदियाँ उनको छू रहा है। चंद्रयान, आदित्य L1 मिशन शक्ति, गगनयान, मंगलयान, शुक्रयान, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स पता होना चाहिए। भारत ने अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऐसा काम किया है जो पूरे विश्व में जिसका नाम हुआ है, तो वो सब चीज़ें आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स प्रौद्योगिकी पर आपको पता होना चाहिए कि GSLV क्या होता है, PSLV क्या होता है ना, ये रॉकेट में कितने चरण होते हैं और कितना वजन ये ले जा सकते हैं, ये सब चीज़ें। मानव शरीर संरचना में पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रमुख कोशिकाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MPPSC का हमेशा से ये फेवरेट टॉपिक रहा है कि किस मनुष्य के अंग में कौन सा जो है कोशिका पाई जाती है। ये क्वेश्चंस कई बार MPPSC ने पूछे हैं और आगे भी पूछेगी। जैसे लीडिंग सेल्स, सर्टोली सेल्स, ये कई बार आए हैं क्वेश्चंस। पोषण, आहार, पोषक तत्व और कुपोषण सबसे ज़्यादा इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। इनकी कमी से होने वाले रोग, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता और कमी से कौन से रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं, है ना, वसा, विटामिन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आहार क्या होता है, पोषक आहार क्या होता है, पोषक तत्व कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सब क्या होता है। आनुवांशिक रोग के बारे में पता होना चाहिए कि आनुवांशिक रोग कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के कारण होते हैं आनुवांशिक रोग के। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सिकल सेल एनीमिया। देखो MPPSC ने अगर कोई टॉपिक अलग से दे रखा है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिकल सेल एनीमिया को तो एकदम आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से खा ही जाओ, यूँ मान लो। आप पूरा डिटेल से पढ़ो, आप इसको गूगल कर करके पढ़ो, आप इसके कारण, इसके प्रभाव, इसका निदान, इसके कार्यक्रम सरकार द्वारा जो चला रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया, किस जिले से चलाया, प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे इसमें, तो ये पता होना चाहिए आपको। स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम की मध्य प्रदेश, भारत की बात हम करते हैं। भारत में स्वास्थ्य नीति कब लाई गई थी, जो 2007-17 की स्वास्थ्य नीति थी, कब कब स्वास्थ्य नीति लाई गई, किस प्रकार के उसके कार्यक्रम थे, किस प्रकार की योजनाएं स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत चलाई गई, विभिन्न संक्रामक रोग क्या हैं और संक्रामक रोग क्या होते हैं, संक्रामक रोग कौन कौन से प्रकार के होते हैं, किस कारण से होते हैं, कौन सा संक्रामक रोग किस कारण से होता है, फैलता किस कारण से, क्या उसके निदान है, उसकी रोकथाम के क्या उपाय सरकार द्वारा किए गए हैं, स्वास्थ्य सूचक क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। SDG हमने देख ही लिया ऊपर वाले में, इसमें SDG बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा।
पर्यावरणीय कारक, पारिस्थितिक तंत्र, कुल मिला के पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण की जो आधारभूत अवधारणा है, ओजोन, जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, इन आधारभूत अवधारणाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदाएं प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, विश्व स्तर पर और भारत के स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं को टैकल करने के लिए क्या अभियान चलाए जा रहे हैं, इनका प्रबंधन हम कैसे कर रहे हैं, PRRP टेक्निक क्या होती है ना, सेंदई फ्रेमवर्क क्या है, आपदाओं में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर किस प्रकार से जो है मशीनरी काम करती है, आपदाओं के बारे में बेसिक डिटेल, किस कारण से आपदाएं आती है, भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, है ना, ये सब चीज़ें किस कारण से आती है, कौन सा क्षेत्र भारत का जो है इससे संवेदनशील है, बेसिक डिटेल्स आपको पूरी पता होनी चाहिए इसमें। ये हमने टॉपिक देख लिया, यूनिट 7 हमने देख ली। देखो यूनिट 6 थोड़ी सी टफ है, इसलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये टॉपिक आपको पहले करने हैं, छोटे टॉपिक्स हैं। एक तो एच डी जी आप निर्माण, इससे परीक्षा दाम में एच सिंगल पन्ने में दे रखा है, वो देख लेना। दूसरा आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इसमें ज़रूर देखना। बौद्धिक संपदा अधिकार देख लेना, IPR वगैरह। इसके अतिरिक्त जो रिजर्व बैंक, सेबी, गैर बैंकिंग है, ये देख लेना। G20, सार्क और एशियान, देखो इन तीनों से एक दो प्रश्न फिक्स है, एकदम ही फिक्स है कि इनकी स्थापना कब हुई, जब स्थापना हुई तो स्थापक देश कौन से थे, भारत इनका सदस्य है या नहीं है, इनमें सदस्य संख्या कितनी है, इनके मुख्यालय कहाँ हैं, इनके अगर कार्यक्रम कोई है तो किस प्रकार के कार्यक्रम चला रहे हैं, सब डिटेल आपको पता होनी चाहिए इनके बारे में। हमने यूनिट 6 की बात करी, 7 की बात करी, अब 8 की बात करते हैं। यूनिट 8 अभी हम कवर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। यूनिट 8 हम जनवरी के बाद से इस पर फोकस करना शुरू करेंगे, 1 जनवरी के बाद से, क्योंकि तब तक बुक्स आ जाएगी मार्केट्स में करंट अफेयर्स की। अभी आप स्पीडी खरीद लो, लेकिन स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना। जो मध्य प्रदेश और भारत दोनों में स्पोर्ट्स की क्या स्थिति है, कौन से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, कौन सी ट्रॉफी किसने जीती है, अभी लेटेस्ट में अगर कोई ट्रॉफीज हुई है तो वो आपको पता होना चाहिए। T20 इंडिया के बारे में, IPL, ये सब चीज़ें, बैडमिंटन की लीग कौन से खिलाड़ी किस लिए है स्पोर्ट्स में है, MP का करंट संबंधित मुद्दे, अगर कोई योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है तो वो, पुरस्कार और सम्मान, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भूषण, ये सब चीज़ें बार बार क्वेश्चन में पूछी जा रही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की बात करें तो कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, कब किया, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सब, वायरस हो गया, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, इनसे 2 से 3 प्रश्न फिक्स है। साइबर सिक्योरिटी में विभिन्न प्रकार के वायरस और थ्रेट, रोबोटिक्स इनकी संबंधित संस्थाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बेसिक बातें। ठीक, AI में हिस्ट्री AI की, ChatGPT, मशीन लर्निंग, वर्चुअल असिस्टेंट्स जो हैं गूगल वाले, अमेजन वाले, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। E-गवर्नेंस 1-2 प्रश्न फिक्स है ना। E-गवर्नेंस से रिलेटेड योजनाएं, E-गवर्नेंस क्या है, E-गवर्नेंस मध्य प्रदेश और भारत की कौन कौन से प्रोजेक्ट E-गवर्नेंस के लिए काम कर रहे हैं, इसको आप इससे देख लेना, NCERT से देख लेना। NCERT में सारे प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, राज्य के अनुसार कौन सा जो E-गवर्नेंस का प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इंटरनेट सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं। इंटरनेट में वेब ब्राउज़र, सर्च इंजन, संक्षिप्त रूप जो है, फुल फॉर्म जो हम बात करते हैं, जैसे इस बार W3C का आया था, है ना, MPEG का आया था, तो वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन सी है, वो किस लिए है, किन्होंने बनाई, कब बनाई, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यूनिट 9 काफ़ी सरल यूनिट है, स्कोरिंग है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ICT ज़्यादा अच्छे से पढ़ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, E-गवर्नेंस, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इनको डिटेल से देख लेना। यूनिट 10 लास्ट यूनिट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की जनजातीय विरासत, लोक संस्कृति और लोक साहित्य। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि जनगणना जनजातियों का आप डिटेल में पढ़ लेना। इनसे रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान है वो पढ़ लेना। संवैधानिक प्रावधान में भी ST आयोग, जो जनजातीय काउंसिल है वो और इसके बाद जो है संविधान में कौन से अनुच्छेद में, कौन सी अनुसूची में जो है जनजातीय संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ये पढ़ लेना। दूसरा, मध्य प्रदेश की जो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, जैसे जो PVTG हैं, बेगा, भारिया और शहरिया, इनसे संबंधित चीज़ें, इनके लिए कल्याणकारी योजनाएं, 1 से 2 प्रश्न जरूर बनेंगे इससे। भील, गोंड, कोरकू और कोल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं और बड़ी जनजातियाँ हैं। मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ, उनकी त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली, साहित्य, ये आपको पता होना चाहिए, डिटेल से पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, है ना, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। जनजातीय संबंधित संस्थान, संग्रहालय, प्रकाशन, 1 से 2 प्रश्न बनने ही बनने। लोक संस्कृति और लोक साहित्य, इसमें लोक नाट्य, लोकगीत, लोक नृत्य, ये सब चीज़ें आती।
डिटेल में पढ़ना है। जनजाति वाली यूनिट बहुत स्कोरिंग है, 10 में से 10 प्रश्न निर्माण IAS की जनजाति वाली बुक्स आए हैं, डिटेल से देख लेना। मैं एक बार और रिसोर्सेज बता देता हूँ। मध्य प्रदेश की जनजातियों की बात करी, सूचना 10 यूनिट 10 के लिए निर्माण, ICT के लिए जो है परीक्षा धाम, उसके अलावा इंग्लिश मीडियम वाले मैंने सब बुक तो बता दी है पहले भी, निर्माण देख लेना। और यूनिट 8 के लिए आप स्पीडी ले लो, यूनिट 7 के लिए आप निर्माण IAS ले लो, और यूनिट 6 के लिए निर्माण ले लो आप। मेंटरशिप ग्रुप के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। मेंटरशिप ग्रुप 16 अक्टूबर से चल रहा है, 1 यूनिट पूरी हो चुकी है, टेस्ट हो चुका है उसका। टेस्ट इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, काफ़ी बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, लगभग 15 से 20 बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे, कोई किसी को परेशानी नहीं आ रही है। दूसरी बात, ये टेस्ट हो रहा है, यूनिट 10 चालू है, अब यूनिट 10 भी काफ़ी कुछ हो चुकी है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आप इसको ज्वाइन कर लो, ताकि आपको जो है पीछे आप ना छूटो। और बच्चे भी बहुत कम बचे हैं, 30 ही बच्चे हैं जिनको लेना। ठीक है, इसमें सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगी, मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा। वॉइस कॉल मैं करता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन, वॉइस कॉल में आप मेरे से बात कर सकते हैं, पर्सनल जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं देखो कभी आपको सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूँ, उसके कारण क्या है कि आप खुद समझदार हैं, आपको खुद को पता है कहाँ कौन सी चीज़, कंटेंट किस प्रकार का मिल रहा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कभी बोलता नहीं हूँ आपको। लेकिन क्या है ना कि ये सब कंटेंट आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा। देखो 90% यूट्यूब पे, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% यूट्यूब पे वो लोग पढ़ा रहे हैं जो खुद सिलेक्टेड नहीं है, जिनकी प्रीलिम्स नहीं निकल रही 90% की, तो वो पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे। सिलेक्टेड लोग बहुत कम लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत ही कम, रेयर कोई आदमी जो सिलेक्ट हो चुका है और वो पढ़ा रहा है। तो ये हमारा अनुभव है, 10 साल तक हमने संघर्ष किया, 3 सिलेक्शन लिए, 4 इंटरव्यू दिए, 6 मेंस दी, तो ये सब 6 बार मैंने लगातार प्रीलिम्स की क्लियर की। तो ये मेरा अनुभव है जो मैं यहाँ साझा कर रहा हूँ। तो जो है इस आधार पर आप आगे की तैयारी करो अच्छे से। अगर आपको मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी आप कोई भी अगर चीज़ पूछनी है तो एक टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक और दे रखी है मैंने, तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके।